हेलो स्टूडेंट। हम इटली और जर्मनी के एकीकरण के विषय में बात कर चुके हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं आगे, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। जब इसको हम पढ़ेंगे वास्तव में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि ब्रिटेन के एकीकरण में किसी भी शासक ने कोई भूमिका नहीं निभाई है। कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया है और ब्रिटेन का एकीकरण हो जाता है। इसे हम रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं ब्रिटेन की, कि कोई खून खराबा नहीं हुआ और ब्रिटेन एकीकृत राष्ट्र राज्य बन जाता है। तो ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति क्या है? ब्रिटेन का इतिहास एकीकरण के मामले में अन्य यूरोपीय देशों से किस प्रकार भिन्न है? तो आगे हम बात करते हैं कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान क्या है, जिसके विषय में बात की गई है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया है, एक लंबे चलने वाला प्रोसेस रहा है। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। अब यहाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है कि निर्जातीय क्या है और एथनिक क्या है। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे कि निर्जातीय और एथनिक क्या है। कि एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम पृष्ठभूमि जिसमें कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। इसने कहा कि साझा नस्ली, क्योंकि उसके अंदर कौन थे? अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे, स्कॉटलैंड की बात है, आयरिश, आयरलैंड की बात है। तो ये उसमें शामिल थे सभी के सभी, जिनके विषय में बात की गई है। इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। हमारे देश में भी हम देखते हैं कि प्रत्येक समुदाय, संप्रदाय, धर्म उसकी अपनी परंपराएं हैं, उसके रीति रिवाज हैं जिनका वो पालन करता है। उसका सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। ये आपको ने देखा है कि इंग्लैंड ने विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब इंग्लैंड की बात आती है, दूसरी हमने फ्रांस देखा था। फ्रांस और इंग्लैंड उस समय की दो ही सबसे बड़ी महाशक्ति थी। आज के समय में तो हम देखते हैं कि अमेरिका है, रसिया है, चाइना भी कोशिश करने लग रहा है महाशक्ति बनने में के लिए। तो यहाँ ये दो महाशक्तियाँ रही हैं और जिसकी वजह से इंग्लैंड ने एक काफ़ी बड़े भूभाग पर जो क्या है शासन किया है। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल राष्ट्र 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के मध्य में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन की स्थापना कब हुई है? 1707 में। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ये कब हुआ? ये भी 1707 में हुआ। इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटलैंड की बात है। हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने स्वतंत्र होने की कोशिश की तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, उन्हें दबा दिया गया।
स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने, अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उसमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। स्कॉटलैंड का ऐसा असर हुआ कि लोगों को वो वतन छोड़ना पड़ा, वो देश छोड़ना पड़ा जिन्होंने विरोध किया। तो आयरलैंड के साथ भी ऐसे हुआ। ये देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों की गहराई में बटा हुआ था। ईसाई धर्म के दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, 9th क्लास में भी हमने पढ़े थे। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड और प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। तो ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे? इसने कहा कि अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले, कैथोलिक नहीं प्रोटेस्टेंट मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की, क्योंकि उस देश के अंदर जो क्या है कैथोलिक ज़्यादा संख्या में थे और इंग्लैंड के लोगों ने किन्हें सहयोग दिया? प्रोटेस्टेंटों को। ये बात यहाँ कहना चाहता है। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। निर्ममता आप जानते हो, बड़ी दयनीय स्थिति से। वोल्फटन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में एक सफल विद्रोह हुआ। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है कि आयरलैंड को जो क्या है बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। 1801 की बात आती है इसमें। नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के राष्ट्रीय चिन्हों की बात आती है तो ब्रिटानी झंडा है, यूनियन जैक है। यूनियन जैक ब्रिटानी झंडा है, जिसे राष्ट्रीय झंडा कहा गया है। राष्ट्रीय गान है गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे शामिल हो जाते हैं कि झंडा कौन सा है और सॉन्ग क्या है इसका। हम जैसुपे गैरिबाल्डी के विषय में बात करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है कि जैसुपे गैरिबाल्डी पर नोट लिखिए। कौन थे ये? इटली के राजतंत्र के सामने सेनानियों में सबसे मशहूर है। इसने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई थी। इस पर संक्षिप्त नोट लिखे। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे इसको स्वीकार किया जाता है काफ़ी बार 3 नंबर के क्वेश्चंस के तौर पे, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। 1 नंबर का आता है, 3 का आता है और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। जहाँ हम अगर हम बात करते हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन की संभावना यहाँ रहती है। इसका संबंध एक परिवार से, ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। तटीय व्यापार आप समझते हो कि समुद्र के किनारे जो भी क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनसे जो व्यापार किया जाता है उसके विषय में बात आती है। वो तटीय व्यापार की बात आती है। और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात जैसुपे मैथनी से हुई थी। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पिंडमांड के गणतंत्र विद्रोह में उसने भाग लिया और यह विद्रोह कुचल दिया गया। गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां एक 1848 तक निर्वासन में रहा। निर्वासन मतलब क्या? किसी की शरण में रहना, उसे निर्वासन कहा जाता है। 1854 में उसने विक्टर एमुअल द्वितीय का समर्थन किया और इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास किया। हमने देखा था इटली के एकीकरण में किस प्रकार से भूमिका निभाई। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की एक एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स, हज़ारों लोगों का अभियान। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हज़ारों लोगों का अभियान किसने जो चलाया है? जैसुपे गैरिबाल्डी ने। एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स लोगों के अभियान की बात है। इसमें नए सेवक जुड़ते चले गए। इनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुँच गई। अब रेड शर्ट्स कौन थे? रेड शर्ट्स भी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। जैसुपे मैथनी ने जो एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स लोगों का जो अभियान चलाया है, जिसमें 30,000 लोग जो शामिल थे, उसे जो क्या है रेड शर्ट्स के नाम से जाना गया है। वो काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की ऐसी सेना पेपल्स राज्यों से लड़ने रोम गई। इटली की राजधानी आपको पता है रोम है। तो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी और फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाई। 1870 में जब पर्सा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल्स राज्यंतर इटली में जो क्या है शामिल हो पाया है। यहाँ पे दिखाया गया कि गैरिबाल्डी सार्डिनिया पिंडमांड के राजा विक्टर एमुअल द्वितीय को इटली नामक बूट पहनाते हुए, तो यहाँ एक व्यंग्य के तौर पे चित्र बनाया गया है। व्यंग्यात्मक जो चित्र है यहाँ पे। राष्ट्र की दृश्य कल्पना की बात करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि दृश्य कल्पनाओं की जहाँ बात आती है राष्ट्र की, तो मेरियान और जर्मेनिया की बात आती है यहाँ पे। यहाँ जो जर्मेनिया, जो जर्मनी की
नारी रूपक है। और जो इसका चित्र बनाया गया है लुई फिलिप विट के द्वारा बनाया गया है। विट की हम बात करते हैं, जिसने सेंट पॉल चर्च में जो इसके चित्र को जो क्या है छत पर लटकाया गया था। और सेंट पॉल चर्च आपको पता है कि जहाँ फ्रैंकफर्ट संसद में जो क्या है आयोजन किया गया था। और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 1850 में डाक टिकटों पर मैरियन की तस्वीर बनाई गई है। ये फ्रांसीसी गणराज्य का नारी रूपक है मैरियन, और ये फ्रांसीसी भाषा का ही शब्द है मैरियन। और जर्मनी भाषा का है, और जर्मन का जो नेतृत्व कर रही है यहाँ पे। किसी शासक को एक चित्र और मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा देना बहुत मुश्किल था उस समय। और ऐसे में राष्ट्र का चेहरा दिया गया नारी के रूप में। जहाँ हम बात करें तो दूसरे शब्दों में एक देश को यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो, उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए उसने नारी रूप को चुना, और असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र की अमूर्त विचार था, जिससे नारियों की जो छवि है वो सुधरे, नारियों के प्रति जो आदर है वो हो, और जो उनके बलिदान को जो अनदेखा ना किया जाए। इस वजह से जो क्या नारी रूपक या छवि को स्वीकृत किया गया। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया है। इन आदर्शों को विशेष वस्तुएं प्रतीकों में से व्यक्त किया गया है। विशेष आदर्श और वस्तुओं की बात है, डाक टिकट की बात आ गई, या फिर झंडे के तौर पे स्वीकृत करना, मूर्तियां वगैरह बनाना, कैलेंडर कैरिकेचर वगैरह बनाने की बात आती है, तो वहाँ उनकी पूजा करना, ये बात इसके विषय में रखी गई है। उनकी वीरता का गुणगान करना महिलाओं की। आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपको याद होगा कि जो भी न्यायालय के अंदर हम इस तस्वीर को देखते हैं जिस पर उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, और बहुत सारी मूवी देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि कानून अंधा है क्योंकि उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो पट्टी क्यों बांधी गई है मैं आपको वहाँ बताना चाहूँगा कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे राजनेता हो, कोई भी हो, तो कानून सब कोई की नज़र से देखता है, सबके लिए न्याय की व्यवस्था करता है। तो इस वजह से जो क्या है वो पट्टीबंदी होती है। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसी लोकप्रिय ईसाई नाम, मैंने कहा था कि मैरियन फ्रांसीसी रूपक है जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसने चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्रता के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मैरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। सार्वजनिक जो चौक चौराहे होते हैं उन पर लोग उनमें कदम में स्थापित कर सकें। मैरियन की छवि जिस सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई, इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत किसका है, वीरता का प्रतीक है। तो यहाँ बात दी गई है, कुछ यहाँ प्रतीकों के अर्थ दिए गए हैं जिनके विषय में बात करूँ मैं। टूटी हुई बेड़ियाँ आज़ादी का है, क्योंकि कैदियों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो बेड़ियों में और बेड़ियाँ खोल जाती है तो आज़ादी है। बाज छाप कवच है, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक है, क्योंकि बाज है जो नज़रें हैं उसकी जो बिल्कुल दूर तक देख सकती हैं, स्पष्ट तौर पे देख सकती हैं। और बलूत पत्तियों का मुकुट है, बहादुरी का है। तलवार मुकाबले की तैयारी है, तलवार पर लिपटी जैतून की डालियाँ हैं, वो शांति का प्रतीक है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 की उदारवादी क्रांति में हमने देखा कि जर्मन में जो डुक्सन का प्रतिनिधि घोषित किया गया है तो उनका ये प्रतीक है। उगते सूर्य की किरणें हैं, सूरज निकलता है तो हम कहते हैं कि एक नए युग का उदय हुआ है, यह एक नया सवेरा हुआ है, एक नया दिन निकला है। तो ये यहाँ कुछ प्रतीक हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं, ये आपको करना होगा। यहाँ जो एक हताश जर्मेनिया की तस्वीर बनाई गई है जूलियस ह्यूबनर के द्वारा। जूलियस ह्यूबनर कौन थे? जो जिसने हताश जर्मेनिया की बनाई है, द फॉलेन जर्मेनिया की तस्वीर बनाई है। तो ये जूलियस ह्यूबनर के विषय में बात है। तो आज इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट डे हम जो क्या है
नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि